हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 118 एक्सचेंज। राइट, एक्सचेंज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से देखें, और आज हम इसे डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के अंत तक अगर आप जुड़े रहते हैं मेरे साथ, तो आपको एक्सचेंज के ऊपर कहीं और से बहुत ज़्यादा सोर्सेज रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। एटलीस्ट एज फार एज जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड, आपको मैं एक्सचेंज के बारे में एक कंसाइज और जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे इस लेक्चर में कवर कराऊंगा। पर बिफोर आई प्रोसीड विद दिस लेक्चर, मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। जो प्यार आप लोगों का मुझे मिल रहा है, जो रिस्पांस हमारी टीम को आप लोगों से मिल रहा है, वो बहुत एनकरेजिंग है और ये हमें हमारे लेक्चर्स को और इम्प्रूव करने में मदद कर रहा है। जो हार्डवर्क हम लोग पुट इन करते हैं, उसके बाद अगर ऐसा अप्रिसिएशन आता है आप लोगों से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप ऐसे जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी इस कम्युनिटी को, अपने इस इनिशिएटिव को और ज़्यादा लोगों तक फैलाते रहिए, ताकि हर एक इंसान जो लॉ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसके पास इस क्लासरूम का एक्सेस हो और वो जब चाहे अपने कन्वीनियंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ का जो बेस्ट कंटेंट है वो एक्सेस कर सके, लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके, खास तौर पे जुडिशरी की। और उसके अलावा भी हमारे जो लेक्चर्स रहते हैं वो किसी भी टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करते हैं। तो अल्टीमेटली लॉ तो लॉ ही है, राइट। हमारा फोकस जुडिशरी पे है, पर अगर दूसरे एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पे वो चीज़ें कवर की हुई हैं, तो हर एग्ज़ाम में आपकी मदद होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा आपका ये जो क्लासरूम है, इसको शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और उनकी हेल्प करोगे। थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर के साथ। तो बेसिकली जो चैप्टर 6 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, वो एक्सचेंज के बारे में बात करता है। और सेक्शन 118 से 121 तक एक्सचेंज को कवर किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सेक्शन 118 एक्सचेंज की डेफिनेशन बताता है कि एक्सचेंज होता क्या है, राइट। तो सेक्शन 118 क्या करता है? एक्सचेंज की डेफिनेशन बताता है। तो आपको ये सेक्शन नंबर याद रखना है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, ये कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 118 में दी गई है, राइट। वैसे ये जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं और हिमाचल में भी कुछ हद तक इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सेक्शन भी क्या कह रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंसेप्ट वाइज की जगह, राइट। तो एक्सचेंज की डेफिनेशन सेक्शन 118 में दी गई। हम समझते हैं एक्सचेंज की डेफिनेशन होती क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास बेयर एक्ट होगा जब आप ये लेक्चर देख रहे हो। Where two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, either thing or both things being money only, the transaction is called an exchange. देखिए क्या लिखा हुआ है, where two persons mutually transfer, म्यूचुअल ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब दोनों लोग कुछ ना कुछ ट्रांसफर करें। म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब अगर ए है, ए बी को कुछ ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है। ए जो है वो बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा है, राइट। तो उस केस में अगर ए बी को ट्रांसफर करता है, तो बी को भी ए को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी चाहिए, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। तो ट्रांसफर जो है वो म्यूचुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए तो ट्रांसफर कर रहा है पर बी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, राइट। तो इसीलिए यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है कि जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। किस चीज का? ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, राइट। हो सकता है ये इसने अपना घर, अपनी लैंड ट्रांसफर की है बी को, और बी ने ए को गोल्ड ट्रांसफर किया है। दैट इज अलाउड। जरूरी नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर की जाए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में हो सकता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर की जाए, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट। ऐसा किया जा सकता है, ठीक।
तो म्यूचुअल ट्रांसफर पहली चीज। फिर ईदर वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, तो एक्सचेंज से क्या क्रिएट हो रही है, ओनरशिप क्रिएट हो रही है, राइट। सेल में भी ओनरशिप क्रिएट होती है। जब ए अपनी प्रॉपर्टी बी को बेचता है, सेल करता है, तो क्या होता है, जो बी है वो ओनर बन जाता है उस प्रॉपर्टी का, राइट। उसी तरीके से जब ए अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है और बी बदले में गोल्ड इसको देता है, तो ये एक्सचेंज हो रहा है। तो इस केस में बी क्या बन गया, ये प्रॉपर्टी बी के पास चली गई और बी ओनर बन गया। तो यहां पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये किस तरह का ट्रांसफर है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, राइट, एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। उसके बाद ईदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज। या तो दो चीजें हों, मतलब जैसे प्रॉपर्टी और गोल्ड, राइट। एक मनी एक चीज नहीं होनी चाहिए। अब सपोज इसको हम समझते हैं दूसरा, सेल क्या होता है, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, बी ने ए को क्या दिया, मनी दिया, तो ये क्या है, दिस इज सेल नॉट एक्सचेंज। ऐसा ही होता है जब आप नॉर्मल किसी शॉप पे जाते हो और आप कुछ खरीदते हो, तो आप उस इंसान से चीज़ खरीदते हो और उसके बदले में आप क्या करते हो, पैसे देते हो। तो ये क्या होती है, इसको हम सेल कहते हैं, एक्सचेंज नहीं कहते। एक्सचेंज क्या होगा, जब दोनों ही कोई ना कोई चीज़ हो, पैसा ना हो, राइट, जो कंसिडरेशन हो एक चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ हो, राइट। ज़मीन के बदले में गोल्ड हो सकता है, गोल्ड के बदले में ज़मीन कोई इंसान दे सकता है, राइट। या फिर ज़मीन के बदले में कोई गाड़ी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें, मतलब दो चीज़ें, या ज़मीन के बदले में ज़मीन हो, ए ने बी को ज़मीन दी, बी ने ए को ज़मीन दी, तो ये क्या है, ये एक्सचेंज है, राइट। तो अगर इसमें एक चीज़ मनी हो, एक कंसिडरेशन मनी, कोई एक तरफ से मनी कंसिडरेशन हो जाए, प्राइस में मनी आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, वो चीज़ सेल कहलाएगी। बहुत ही बेसिक सी बात है, मुझे उम्मीद है आप सबको उसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। तो या फिर दोनों चीज़ें जो हों, ठीक है, मनी एक तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें जो हों वो मनी हो सकती हैं, राइट। मतलब मनी इन एक्सचेंज ऑफ मनी को एक्सचेंज कहा जाएगा। मतलब अगर कोई आपके पास पुराने, कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है पुरानी करेंसी इकट्ठी करने का, तो उनके पास पुराने नोट पड़े हों, राइट, तो वो नोट कोई दूसरा इंसान एक्सचेंज करना चाह रहा है, वो नोट जो अभी चल रहे हैं, जैसे नोट या कॉइन्स वगैरह, वो नहीं जो नोटबंदी में बंद हो गए थे, वो वाले नहीं। तो अभी क्या हुआ, अगर एक्सचेंज करना चाह रहा है, मान लो किसी के पास बहुत सारे कॉइन्स हैं पुराने वाले, और वो पुराने वाले कॉइन्स मैं खरीदना चाह रहा हूँ और उसके बदले में मैं उसको पैसा देता हूँ, तो क्या हुआ, दोनों चीज़ें मनी हैं, बट ये क्या होगा, दिस वुड बी अ वैलिड एक्सचेंज। तो मनी एक तरफ से नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें, दोनों तरफ से या तो मनी हो या फिर दोनों तरफ से मनी ना हो, कोई ना कोई चीज़ हो, मूवेबल या इमूवेबल हो एक दूसरे के बदले में, राइट। अब एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ही आ रहा होगा कि सर हमने बार्टर सिस्टम भी तो पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, राइट, बार्टर सिस्टम भी तो पढ़ा है, बार्टर क्या होता है। तो देखिए, जहां पे वन मूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रेडेड इन ल्यू ऑफ अनदर, दैट इज बार्टर। मतलब बार्टर सिस्टम के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सपोज ए ने गोल्ड दिया बी को, बी ने ए को क्या दिया, कार दे दी, ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बार्टर सिस्टम, जहां पे दोनों जो चीजें हैं वो क्या हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर दोनों प्रॉपर्टीज मूवेबल हैं देन दैट इज बार्टर। बट अगर एक चीज मूवेबल है और एक इमूवेबल है, या फिर दोनों इमूवेबल हैं, देन दैट वुड बी एक्सचेंज, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब अगला पैरा जो है वो क्या बोल रहा है, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंप्लीशन ऑफ एन एक्सचेंज कैन बी मेड ओनली इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाई सेल, राइट। तो इसका क्या मतलब है, हमने जब सेल पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आपको सेल करनी है और उस
प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपये या उससे ज़्यादा है तो उसकी सेल जो है केवल एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हो सकती है, रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी होता है। तो एक्सचेंज के केस में क्या होगा? एक्सचेंज जो है वो सिमिलर है किसके? सेल के। इट्स सिमिलर टू सेल। केवल एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है कि जो कंसिडरेशन है, सेल के केस में वो कंसिडरेशन क्या होता है? मनी। और एक्सचेंज के केस में वो कंसिडरेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी, राइट? प्रॉपर्टी, ठीक है। तो केवल ये डिफरेंस है सेल और एक्सचेंज में, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एब्सोल्यूट ट्रांसफर हैं, दोनों ओनरशिप क्रिएट करते हैं और इनका जो मैनर ऑफ सेल है वही मैनर ऑफ एक्सचेंज है। जो प्रोसीजर है वो क्या है कि अगर जैसे सेल, अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी की जो 100 और उससे ऊपर की कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है, राइट? पर अगर कोई प्रॉपर्टी, सिमिलरली अगर कोई प्रॉपर्टी का एक्सचेंज हो रहा है और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 100 रुपए से ज्यादा है, राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उस केस में भी क्या होगा? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। तो यही मतलब है जब जो 118 का लास्ट पैरा जो है वो बोलना चाह रहा है कि जो मैनर होगा सेल का, मैनर होगा एक्सचेंज का, वो सेम होगा जैसा कि एक्सचेंज का होता है, राइट? अब इस कंसेप्ट में एक और चीज हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ए जो है वो अपना घर बेचना चाह रहा है, किसको? बी को। अभी जो घर बेचना चाह रहा है उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। बी उसके बदले में क्या बेचता है? अपने खेत, ठीक है, किसको? ए को। ये क्या दे रहा है? घर, और ये दे रहा है खेत। अब ये जो खेत या फार्म जो है इसकी जो वैल्यू है दैट इज 80 लाख और ये घर की कीमत कितनी है? 1 करोड़। तो इन दोनों के बीच में एक डील होती है कि ये क्या करेगा? बी 80 लाख रुपीज इसको देगा, प्लस मतलब ये जो खेत हैं वो दे देगा, खेत के अलावा क्या देगा? प्लस 20 लाख रुपीज, 20 लाख और ए को देगा, राइट? क्योंकि घर की वैल्यू ज़्यादा थी, 1 करोड़ की थी, खेत इसके 80 लाख के थे। तो ये एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना खेत इसको दे रहा है और इससे घर ले रहा है। क्योंकि वैल्यू कम है तो वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, भाई घाटा थोड़ी झेलेगा ये इंसान 20 लाख का। तो उसके लिए क्या हुआ? जो डेफिसिट था, जो बचा हुआ अमाउंट है 20 लाख का, तो ये कह रहा है कि ठीक है यार, ये खेत 80 के हैं तो मैं 20 लाख आपको कैश दे दे रहा हूँ। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसका नेचर क्या होगा? ये सेल होगा या एक्सचेंज होगा, राइट? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, अगर किसी को टेक्निकल पेपर बनाना है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है। इसीलिए मैं आपका कंसेप्ट वंस एंड फॉर ऑल आज यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जो सेल और एक्सचेंज है, हम इसे क्या बोलेंगे? सेल या एक्सचेंज? इट वुड स्टिल बी एन एक्सचेंज। एक्सचेंज ही होगा, ये सेल नहीं होगा, राइट? तो अगर दो प्रॉपर्टीज ट्रेड की जा रही हैं, एक्सचेंज की जा रही हैं और एक प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उस केस में उस डेफिसिट को कॉम्पनसेट करने के लिए, राइट, ताकि जो डील हो वो बराबरी की हो, वो करने के लिए अगर एक पार्टी थोड़ा सा पैसा भी दे रही है, तब भी वो जो ट्रांजैक्शन है दैट विल नॉट बी अ सेल, दैट विल बी एक्सचेंज, राइट? तो ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सचेंज में, राइट? अब सेक्शन 119 बहुत बड़ा सा सेक्शन लग रहा है, लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं इस सेक्शन से, पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें इंटिमिडेट होने लायक। बहुत ही बेसिक सी बात कर रहा है ये, बस इतना बोल रहा है कि अगर कोई पार्टी, मान लो, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए ने बी को क्या दिए थे? अभी एक घर दिया था, राइट? बी ने ए को क्या दिए थे? खेत दिए थे।
ठीक। तो ये एक्सचेंज हो गया, पर क्या हुआ कि ये जो खेत है बी का, इसका जो टाइटल है, बाद में पता चला कि ये टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है, राइट। इसकी ओनरशिप क्लियर नहीं है, ओनरशिप में प्रॉब्लम है। तो ए का ये राइट है, क्योंकि ए ने बदले में इसको अपना घर दिया है, तो ए का ये राइट है कि इसको खेत मिले, या फिर अगर खेत नहीं मिल पाते हैं अल्टीमेटली तो उसको इसकी जगह कॉम्पनसेट किया जाए, राइट। यही बात सेक्शन 119 बोल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। या फिर अगर कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, वापस ये जो घर ए ने बी को दिया है, बी वापस ए को, ए जो है अपना घर वापस लेने के लिए एंटाइटल्ड होगा। क्यों वो फ्री में देगा अगर उसे कुछ नहीं मिल रहा है? बेसिक सी बात है, आप किसी को अपना घर देते हो और आप उससे बदले में खेत लेते हो, बाद में ये रियलाइज किया जाता है कि यार उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको तो कुछ मिला नहीं, तो आप फ्री में थोड़ी अपना घर दे दोगे, तो इसलिए आपके पास ये अधिकार होगा कि आप अपने जो प्रॉपर्टी है वो वापस ले सको, अगर कोई और रेमेडी यहाँ पे नहीं मिल रही है आपको तो। ठीक है, तो पहली रेमेडी क्या होगी कि भाई ये इसको कॉम्पनसेट कर दे, पैसा दे दे, जो भी लॉस हुआ है इसको वो भरपाई कर दे। वो नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, ए के पास ये अधिकार होगा कि ये जो प्रॉपर्टी इसने इसको अपना घर दिया है वो इससे वापस ले सके। ये है 119। अब मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज और सेल लगभग एक तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनमें केवल एक डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है कंसिडरेशन का, राइट। तो ये जो कंसिडरेशन का डिफरेंस है, कंसिडरेशन एक्सचेंज में क्या होता है, एक दूसरी प्रॉपर्टी, और सेल में क्या होता है, मनी। उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो 120 जो है वो बात करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज टू एन एक्सचेंज। मतलब ए और बी जो हैं, इन दोनों की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी, तो इनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज वही होंगी जो सेलर एंड बायर की होती है। मतलब जो ए है इस केस में क्या है, ए को हम सेलर मान लेते हैं और ये क्या है, बायर है। तो इस केस में जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी, वो सेलर और बायर की जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज पार्टीज टू एन एक्सचेंज की होगी। उसके बाद सेक्शन 121 बात करता है एक्सचेंज ऑफ मनी की। मैंने आपको बोला, जब 118 की डेफिनेशन पढ़ाई तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया कि या तो दोनों चीज़ें क्या हो, मनी हो, एक चीज़ मनी नहीं हो सकती। तो अगर दोनों चीज़ें मनी हैं, राइट, तो कोई इंसान एक प्रॉपर्टी, एक करेंसी जो है वो ले रहा है। सपोज एक्सचेंज ऑफ मनी का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी में जो ए है उसने 50,000 रुपए के जो नोट हैं वो बी को दिए, ठीक है। 50,000 रुपए के कौन कौन से, इसने मान लीजिए 500 रुपीज़ के नोट्स दिए। ऐसा अक्सर होता है, कई बार जब शादी वादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो हम जो लोग बैंक में जॉब करते हैं, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं मोस्टली, हम उनसे बोलते हैं कि आप एक गड्डी ले आना, राइट। तो वो नोट का एक बंडल लेके आते हैं और उस बंडल में 100 नोट होते हैं। तो वो 500 का अगर है तो कितना हुआ, 50,000 रुपये हुआ। तो वो हमें एक बंडल देते हैं नोट्स का और उसके बदले में हम उन्हें पैसा देते हैं, राइट। तो हम उन्हें कितना देंगे, वो हमें 50,000 रुपये उन्होंने दिए, 100 नोट्स का, मतलब एक बंडल दिया 500 का, और हमने उनको बदले में 2,000 के नोट, 500 के नोट और इस तरह के नोट्स दे दिए। तो अक्सर एक्सचेंज ऑफ मनी जो है वो इस तरीके से होता है। इनकेस आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो ये समझने में कि ऐसा होता भी है, तो अभी आपको याद रहेगा, आपके घर में मतलब ऐसा हुआ होगा, और आप में से जिनकी शादी हो गई उनको तो 100% पता होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। तो सेक्शन 121 बोल रहा है कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है तो जेन्युइननेस ऑफ मनी इज प्रिज्यूम्ड। मतलब ये माना जाएगा कि जो दोनों पार्टीज हैं वो एक दूसरे को जेन्युइन नोट्स दे रही हैं, नकली नोट नहीं दे रही हैं, राइट। इसके अलावा जो एक्सचेंज ऑफ करेंसी है वो एक्सचेंज ऑफ करेंसी डिफरेंट डिनोमिनेशंस की हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 500 रुपये की गड्डी आपको चाहिए थी, 500 रुपये के नोट्स का आपको एक बंडल चाहिए था, उसके बदले में आप 2,000 रुपये के डिनोमिनेशन के नोट्स में आप उसको
उस इंसान को पेमेंट कर सकते हो। 25 नोट्स दे दोगे, 25 वो दे दोगे तो हो जाएगा, राइट। या आप 50 रुपये के नोट्स भी दे सकते हो, अगर आपको उसको इतने सारे बोरे में भर के देने तो वो भी कर सकते हो। या आपका मन ज़्यादा ही हो रहा है तो 50,000 1-1 रुपये के सिक्के भी दे सकते हो, राइट, पर वो लेगा नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ मनी किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ मनी किया जा सकता है कि आपने किसी को नॉर्मल अपने इंडियन रुपी दिया, सामने वाले से आपने दूसरी कंट्री का पैसा ले लिया। आप स्वीडन घूमने गए, आपको स्वीडिश करेंसी जो थी आपको दिखने में अच्छी लगी, आपने बोला यार बदल लो, तो आपने उसको उतना इंडियन रुपी दे दिया, उससे आपने वो पैसा उतना ले लिया, राइट। तो ये भी किया जा सकता है। एक्सचेंज ऑफ मनी में ये सारी चीज़ें कवर्ड रहती हैं। तो अब सेल और एक्सचेंज में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई भी एग्जाम में एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, आप अगर इतने कंसेप्ट लिख लोगे, ये 4 चीज़ें लिख दोगे, तो आपके मार्क्स काटने का कहीं कोई स्कोप बचेगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सचेंज के बारे में कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, राइट। एक आध केस लॉज आप डाल सकते हो, तो वो आप अपनी मर्जी से कोई भी केस लॉ जो एक्सचेंज रिलेटेड हो डाल दो, आंसर कंप्लीट, राइट। तो हमारा ये वाला जो चैप्टर है एक्सचेंज, ये ख़त्म होता है यहाँ पे। और आप मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये लेक्चर। उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, तो आप उस पर भी जुड़ सकते हो और उस पर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, राइट। मेरे अलावा, मतलब जैसे आज तक आप मेरे से पूछते थे, तो अभी आप उस ग्रुप पे आके पूछ सकते हो। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरा नंबर भी रहेगा, वो लिंक भी रहेगा। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप काम करो, राइट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा हेजिटेशन होता है ग्रुप में, तो वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप में रहने से क्या रहता है, बहुत सारे लोग होते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो आपको भी पता चलता रहता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।